हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 11 जुलाई 2020। तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 11 जुलाई से बनते हैं मैं आपके लिए लाया हूँ और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ, सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आ जाता है, बेल आइकन को और भी प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 34वां स्थान है दोस्तों भारत का, यानी 34वां रैंक है भारत का JLL के द्वारा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रीटी 2020 को अमेरिका स्थित JLL ने 99 देशों और 163 शहर क्षेत्रों में जारी किया गया है। यह अचल संपत्ति निवेशकों, डेवलपर्स और कॉरपोरेट व्यवसायियों के लिए पारदर्शी ऑपरेटिंग वातावरण के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। भारत ने ग्रीटी 2020 में 118 में अपनी रैंक 39 से 34 तक का सुधार किया। सूचकांक में यूके सबसे ऊपर है, यानी यूनाइटेड किंगडम है जो कि सबसे ऊपर है, रैंक 1 है दोस्तों। ये देखिए आपके साथ 1.31 के स्कोर के साथ। उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। यह द्विवार्षिक सूचकांक है जिसका 11वां संस्करण 2020 में जारी किया गया। तो दोस्तों, पहले स्थान पर तो यूनाइटेड किंगडम है 1.31 स्कोर के साथ। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका 1.35 स्कोर के साथ, और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 1.39 स्कोर के साथ। अब दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 117वां रैंक, आप लोग जानते होंगे, कल ही मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक आया है 117। और 102वां जो रैंक है दोस्तों, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में है भारत का रैंक। और 144वां जो रैंक है दोस्तों, ये ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य देश में राज्यों के बीच बाजार उधार लेने में सबसे ऊपर है? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस पर लास्ट में कर दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु जो है सबसे ऊपर है बाजार उधार लेने में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने देश में राज्यों के बीच बाजार उधार लेने में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु ने बॉन्ड के मुद्दों, राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है, बॉन्ड के मुद्दों के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा लिया है। राज्यों के बाद महाराष्ट्र 25,000 करोड़ यानी 14%, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ यानी 9% और राजस्थान 17,000 करोड़ यानी 9% है, उधार लिया है दोस्तों। अब आइए यहाँ तमिलनाडु का बात है तो तमिलनाडु के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु जिसका राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं इडापट्टी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और जिलों की संख्या 37 है, विधानसभा सदस्य 234, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18 है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तेलंगाना जिसका राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। जिलों की संख्या 35, विधानसभा 288 और विधान परिषद 78, लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 है। चलिए आंध्र प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। जिलों की संख्या आंध्र प्रदेश में 13, विधानसभा 175, लोकसभा 25 और राज्यसभा 11 है। अब चलिए तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को भारत के मैप पर देख लिया जाए। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। और ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के नीचे श्रीलंका लटका हुआ है दोस्तों, और इंडियन ओशियन तमिलनाडु के नीचे है। केरला के साथ भी अपना सीमा बनाता है तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ भी अपना सीमा बनाता है और आंध्र प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। और तमिलनाडु से ही सटा हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये देखिए आपके सामने है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ और इधर तमिलनाडु के साथ। चलिए तेलंगाना देख लेते हैं। ये आपके सामने है तेलंगाना, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता ही है, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ और महाराष्ट्र के साथ भी अपना सीमा बनाता है तेलंगाना। अब चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है महाराष्ट्र, जो कि तेलंगाना से सटा हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ, थोड़ा सा गोवा के साथ और अरब सागर के साथ भी अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD यानी
चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 साल। दोस्तों 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है राजकिरण राय, ये आपके सामने है इनका कार्यकाल यूनियन बैंक के सीएमडी के रूप में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में राजकिरण राय के कार्यकाल को भारत सरकार से 2 साल की अवधि के लिए विस्तार मिला है। अब वह 31 मई 2022 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में काम करेंगे। उन्हें 30 जुलाई 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए 1 जुलाई 2017 को यूनियन बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले 3 साल के लिए किया गया था, फिर 2 साल बढ़ा दिया गया इस बार। अब चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ आपके सामने है, ये देखिए राजकिरण राय जी। स्थापना किया गया था 11 नवंबर 1919 को और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईओसी। दोस्तों आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, यानी समझ मत लीजिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है आईओसी, जिसे यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के मुख्यालय को यूरोपीय यूनियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएसजीबीसी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। किसी भी लीड V4 प्रमाणित नई निर्माण परियोजना के अब तक के सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के अलावा ओलंपिक हाउस पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है और स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड SNBS का उच्चतम यानी प्लेटिनम स्तर प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर दूसरा भवन है। अब आइए यहाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बात है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट है थॉमस बाच। स्थापना किया गया था 23 जून 1894 को और डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डे कीपर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। ये आपके सामने हैं, जिन्होंने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत के वैश्विक सप्ताह 2020 के आभासी सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यूनाइटेड किंगडम में 3 दिन का आभासी सम्मेलन द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम के साथ, याद रखिएगा थीम क्या है, द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम के साथ आयोजित किया गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कभी नहीं देखा गया पहले प्रदर्शन होगा। यह 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागियों की भागीदारी का भी गवाह बनेगा और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे वर्तमान समय में फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है एस जयशंकर का हरिद्वार उत्तराखंड में। अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में स्क्वाश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस देश के हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र यानी इजिप्ट के हैं दोस्तों स्क्वाश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मिस्र के 31 वर्षीय स्क्वाश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह विश्व की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला स्क्वाश खिलाड़ी थी। वह 2015 में शीर्ष रैंकिंग वाली स्क्वैश खिलाड़ी बन गई और किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग को सुरक्षित रखने वाली पहली अरब महिला बन गई। उसने 2017 में अपनी पहली व्यावसायिक स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और 2018 में निम्नलिखित चैंपियनशिप जीती। अब चलिए यहाँ इजिप्ट का बात आया है तो इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। इजिप्ट जिसका राजधानी है कायरो, मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी।
चलिए जापान के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है और प्रधानमंत्री हैं जापान के शिंजो अबे। चलिए इटली देख लेते हैं, मैं आपको कल भी बताया था, इटली जिसका राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं सर्जियो माटारेला और प्रधानमंत्री हैं गुइसेप कोंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से पुनः लॉन्च किया है, दोबारा लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गूगल करेंट। दोस्तों गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट नाम से पुनः लॉन्च कर दिया है। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। गूगल प्लस इंटरनेट सर्च दिग्गज गूगल का एक सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल करेंट्स के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जो अपने उपयोगकर्ताओं को अपने सहयोगियों के साथ जुड़ने, दस्तावेजों का आदान प्रदान करने और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है जिनके समान हित हैं। यह उपयोगकर्ताओं को यह ट्रैक करने में मदद करता है कि संगठन में अन्य विभागों में क्या हो रहा है। अब चलिए यहाँ गूगल का बात है तो गूगल के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 को। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में MSDE ने किस नाम से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असीम। दोस्तों असीम नाम से लॉन्च किया है MSDE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मंच का उद्देश्य क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग, आपूर्ति की खाई को पाटना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा मैप किया जाएगा। अब चलिए असीम का फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। A फॉर आत्मनिर्भर, S फॉर स्किल्ड, E फॉर एम्प्लॉय, फिर E फॉर एम्प्लॉयर और M फॉर मैपिंग। तो दोस्तों आत्मनिर्भर, स्किल्ड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, मैपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भूमि की निगरानी हेतु ब्लूइस BLUIS की शुरुआत की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सरकारी भूमि की निगरानी हेतु ब्लूइस की शुरुआत। ये आपके सामने है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने यह शुरू किया है। उड़ीसा के CM यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी सरकारी भूमि में बदलाव की निगरानी हेतु भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली ब्लूइस शुरू की है। उड़ीसा सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ब्लूइस भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि का जियो टैग रिपोजिटरी है, जो हाई रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी से बनाया गया है। सरकार भूमि पर नए निर्माण के बारे में अधिकारियों को सचेत करने हेतु मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। अब चलिए उड़ीसा में दोस्तों हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना भी शुरू किया था। चलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, जिलों की संख्या है 30, विधानसभा 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10 है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है राजस्थान। तो राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कालराज मिश्र, राज्य दिवस 30 मार्च को। जिलों की संख्या है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है राजस्थान में। अब चलिए दोस्तों यहाँ गोवा होना चाहिए, यहाँ गोवा लिख लीजिएगा। तो दोस्तों गोवा देख लेते हैं। गोवा जिसका राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। जिलों की संख्या 2, विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। चलिए मेघालय देख लेते हैं दोस्तों। मेघालय जिसका राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल है तथागता रॉय और जिलों की संख्या है 7, विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है मेघालय में। अब चलिए राजस्थान, उड़ीसा, गोवा और मेघालय को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया दोस्तों भारत का मैप। और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है भारतीय राज्य है दोस्तों राजस्थान। गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। अब चलिए गोवा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है गोवा, बहुत छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अरब सागर के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ। और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है उड़ीसा,
जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा बनाता है, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, और नीचे में है बंगाल की खाड़ी। अब चलिए मेघालय देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है मेघालय, जो कि बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है, असम के साथ अपना सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एशिया का बात आया है और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। दोस्तों मुंबई में उद्घाटन किया गया है एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पनवेल डेटा सेंटर पार्क में एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका नाम योट्टा NM1 डेटा सेंटर है। याद रखिएगा, नाम क्या है? योट्टा NM1 डेटा सेंटर है, और यह इंजीनियरिंग एवं रियल एस्टेट की जरूरतों को पूरा करेगा। यह हीरानंदानी समूह के योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित किया गया है। यह 48 घंटे के बैकअप के साथ 7200 रैक और 50 मेगावाट की ऊर्जा प्रदान करेगा। इसे अपटाइम इंस्टीट्यूट USA द्वारा Tier 4 डिजाइन सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब चलिए दोस्तों मुंबई के बारे में जान लेते हैं। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का राजधानी है, और महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई, और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और जिलों की संख्या 35, विधानसभा 288, विधान परिषद 78, लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को फिल्म नगरी या भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अब चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो भी महाराष्ट्र और मुंबई से बने हैं वो आपके सामने मैं लाता हूँ। महापरवना योजना शुरू किया गया था हाल ही में महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र ने सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। बहुत वीवीआई है, वो याद रखिएगा। हाल ही में मुंबई नगर निगम ने मिशन 0 लॉन्च किया है। हाल ही में नागपुर रेलवे स्टेशन पर ATM मशीन लगाई गई है। आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए, आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा करंट अफेयर्स मैं आपको रिपीट करवाता रहूँगा, ऐसे जैसे आज रिपीट करवा रहा हूँ। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महा स्वयं रोजगार पोर्टल भी लॉन्च किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महा जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, A और B दोनों, यानी के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार के द्वारा जारी किया गया है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। के श्री कुमार ने रूपा श्री कुमार के साथ महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक से एक उपन्यास जारी की है, जिसमें 1962 में नूरानांग की भारत चीन लड़ाई की कहानी को दर्शाया गया है। यह भारत के प्रसिद्ध गढ़वाली सैनिकों जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम की देशभक्ति की कहानी है। उपन्यास रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और भारत की सबसे बड़ी साहित्यिक एजेंसी द बुक बेकर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध है। अब आइए दोस्तों, ऑप्शन में बचा है RC भार्गव। दोस्तों RC भार्गव के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया है, उसका नाम है गेटिंग कंपोजिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिकी संगीतकार चार्ली डैनियल का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 83 वर्ष। दोस्तों 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है अमेरिकी संगीतकार चार्ली डैनियल का। ये आपके सामने है। महान अमेरिकी संगीतकार चार्ली डैनियल 83 वर्ष का अमेरिका के टेनेसी में निधन हो गया। वह गायक, गीतकार और बहुवादक थे और दक्षिणी रॉक, देश और ब्लूग्रास संगीत में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 1979 में देश के सर्वश्रेष्ठ वोकल प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्हें चेन फ्रंटियर डेज हॉल ऑफ फेम 2002, ग्रैंड ओले ओपरी और कंट्री म्यूजिक ऑफ हॉल ऑफ फेम 2016 में शामिल किया गया था। अब आइए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन कितने वर्ष की उम्र में आयु में हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68 वर्ष की आयु में
उम्र में निधन हो गया है। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह 2 बार के विधायक थे। 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा के लिए चुने गए। साथ ही 2000 में मनोहर पारिकर कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। गोवा के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा मेरे चैनल को। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्यूज चल रहा है आजकल, चैप्टर वाइज साइंस और रिपीटेड क्वेश्चन साइंस और जीके का। तो आप अगर देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यूज खेलना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग, थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।